बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एहसान के सिलसिले के 13वें प्रोग्राम को लेके हाजिर हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम अभी बाकी रह गया है और इंशाअल्लाह उसमें हम जिन्नाह साहब की जो कायदाना सलाहियतें हैं एज़ ए गवर्नर जनरल पाकिस्तान वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है ये हम बुनियादी तौर पे तहरीक आज़ादी को तो डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी और उनकी स्ट्रगल को डिस्कस करना मकसूद है। लेकिन इस सारी स्ट्रगल में जिन्नाह साहब का जितना भी पॉलिटिकल कैरियर है उसमें सबसे अहम मोड़ जो आया वो 1940 में 23 मार्च की पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो लाहौर में हुई वो बहुत अहमियत रखती है। और मैं आपसे ये कहता चला जाऊँ कि ये रेजोल्यूशन तो ये मुस्लिम लीग का जो एक इज्तिमा था 22 से 24 मार्च को उसमें ये पेश हुई। ये 3 दिन का इज्तिमा था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उसकी सदारत कर रहे थे और लेकिन इसकी बुनियाद मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल उनके जो दो कौमी नज़रिया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कन्विंस करना दो कौमी नज़रिया की तरफ था, वो उसकी बुनियाद वो अल्लामा साहब का ख्वाब था। और हम 1940 में भी जिन्नाह साहब ने कभी भी अल्लामा साहब को और उनकी कंट्रीब्यूशन को, उस वक्त अल्लामा साहब दुनिया में मौजूद नहीं थे और लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे दिलों में, हमारे जहनों में अल्लामा साहब उस वक्त भी थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जो उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में वो उसकी भी कोई मिसाल कहीं मिलती नहीं। तो 23 मार्च को ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 दिन का जनरल सेशन था, ये लाहौर में जो आजकल जिसको हम जहाँ पे हमारा मीनार पाकिस्तान है, जो आज़ादी चौक भी वहाँ पे है और वो वहाँ पे ये 3 दिन का एक इज्तिमा था 22 से 24 मार्च 1940। सदारत हज़रत कायद मोहम्मद अली जिन्नाह फरमा रहे थे और 23 मार्च को ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो पेश की गई। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो AK फजलुल हक जो कि चीफ मिनिस्टर थे अनडिवाइडेड बंगाल के, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश की। AK फजलुल हक उनका जो पूरा नाम था वो अब्दुल कसीम फजलुल हक था। अब्दुल कसीम फजलुल हक यूनाइटेड बंगाल के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ये करारदाद पेश की और उसको चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने यूनाइटेड जो मुत्तहिदा सूबे थे उनके बिहाफ पे इसको सेकंड किया और ज़फ़र अली ख़ान भी कायद के साथी थे, मुस्लिम लीग के कारकुन थे, रहनुमा थे, उन्होंने पंजाब के बिहाफ पे इसको सेकंड किया। सर औरंगज़ेब ख़ान ने NWFP की बुनियाद पे जो मौजूदा हमारा जो सूबा है KPK और उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, उसके बिहाफ पे इसको सेकंड किया और सर अब्दुल्ला हारून ने इसको इस करारदाद को सिंध के बिहाफ पे सेकंड किया। तो यूनाइटेड बंगाल के वज़ीर आज़म AK फजलुल हक ने ये करारदाद पेश की और इसको फिर जो है वो सेकंड मुत्तहिदा सूबों की तरफ से सर खलीकुज़्ज़मान ने किया और इसको पंजाब के बिहाफ पे है वो ज़फ़र अली ख़ान साहब ने सेकंड किया। सरदार औरंगज़ेब ख़ान ने NWFP के बिहाफ पे किया और सर अब्दुल्ला हारून ने सिंध के बिहाफ पे किया। तो ये करारदाद जो है वो पेश की गई, मंजूर की गई और इस करारदाद का जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
ये कि जोग्राफियाई तौर पे मुहलिका इकाइयाँ हद बंदी शुदा खित्ते हैं जिन्हें तश्कील दिया जाना चाहिए, इस तरह के इलाकाई इस्लाहात के साथ जो ज़रूरी हो कि वो इलाके जिनमें मुसलमानों की तादाद अक्सरियत में है, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया के शुमाल मगरबी और मशरक़ी इलाकों में हैं, इनको आज़ाद रियासतों की हैसियत से तश्कील देना चाहिए, जहाँ ये इकाइयाँ अपने फ़ैसलों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं 1940 की करारदाद पाकिस्तान। और ये वो डिफ़ाइनिंग मोमेंट था, और जो 23 मार्च 1940 का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खुतबा है, जो तकरीर है, जो एड्रेस है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बायोग्राफर हैं स्टैनली वोल्पर्ट, वो ये कहते हैं कि ये वो तकरीर थी जिसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सियासी मुस्तकबिल का जो उन्होंने फ़ैसला किया था उसका ऐलान था कि आज से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि यूनाइटेड इंडिया या ऐसा हिंदुस्तान जिसमें के मुसलमान और जिसमें हिंदू वो इकट्ठे रहें, आज के दिन उन्होंने इसको खैरबाद कह दिया मुकम्मल तौर पे। और उसके बाद उन्होंने जो एक आज़ाद मुसलमान रियासत के जो मुजाहिदीन थे या जो उस वक्त सियासी वर्कर थे, उनके लीडर के तौर पे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ये अलम उठाया कि आज के बाद मैं उस तहरीक को लीड करूँगा जो कि मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाएगी। और जैसे जैसे ये अब आप 23 मार्च 1940 से लेके 14 अगस्त 1947, ये कोई बहुत लंबा, कुछ दहाइयों पे मुहित अरसा नहीं है, ये बहुत ही मुख्तसर अरसा है जिसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ रही है और पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया। तो ये सेहरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेबाक, निडर और मजबूत के उनको कोई भी टेबल पे कन्विंस नहीं कर सकता था। जो बात उनकी होती थी वो अपने आइडिया पे डटे रहते थे और अपनी जितनी भी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई, जहाँ भी डिस्कशंस हुई, उनमें हमेशा उन्होंने अपने मौक़िफ़ पे वो डटे रहे और कोई चीज़ उनको मुतासर नहीं कर सकती थी। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके जो साथी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे और जो बरे सग़ीर के सारे मुसलमान थे जिनके वो लीडर थे, वो सब की उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, उनको कन्विंस करना कि उनके लिए अगर यूनाइटेड इंडिया होगा तो फिर ये किस किस्म की रियासत होगी। क्योंकि मैं अभी आपको आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में ये बताऊंगा कि उन्होंने ये सारे सबक कांग्रेस के रवैये से हासिल किए। पहले तो वो कांग्रेस के खुद रुकन रहे और फिर वो बहुत बड़े एडवोकेट थे कि ये जो बरसगीर में एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए, लेकिन उस रियासत में हिंदू और मुसलमान जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती गई, उसका चेहरा सामने आया, उन्होंने अपनी वजारतें कायम की। उनकी हुकूमत के रवैये से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इल्म हो गया कि ये अगर ये मुत्तहिदा बरसगीर होगा या हिंदुस्तान होगा तो इसमें मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसके साथ ही हम एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि 1930 तक तो कायद आज़म बिल्कुल ये समझते थे कि एक हिंदुस्तान एक मुमलकत होनी चाहिए जिसमें कि मुसलमानों के जो मफादात हैं उनको सेफ़ गार्ड या उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है।
लेकिन जैसे जैसे और वो इसके लिए कोशिश भी करते रहे, सही भी करते रहे, और उन्होंने कुछ 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें कुछ ऐसे हिफाजती इक़दामात की लेजिस्लेशन भी की। लेकिन बाद में जो कांग्रेस का रवैया था, और बिलखसूस जब 1937 से 39 में कांग्रेस ने अपनी वजारतें कायम की, और फिर उनका जो रवैया कांग्रेस का था, और बिलखसूस चंद ऐसी चीज़ें जो कि उस जो कांग्रेस की वजारतें थीं उसमें थीं, जो कि हिंदू महासबा का जो कॉन्सेप्ट था, एक्टिविटी थी, वो थी। फिर जो तिरंगा था उसका झंडे का लहराना, फिर चूँकि वो अलामत थी जो हिंदू बुनियाद परस्ती की, और चूँकि वो फिर सेकुलरिज़म से जो कांग्रेस बज़ाहिर तो ये कहती थी, लेकिन वो एक हिंदू बुनियाद परस्त जो है वो तंजीम के तौर पे सामने आई। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वो वंदे मातरम गाते थे, वो विद्या मंदिर की स्कीम जो थी सेंट्रल प्रोविंसेस में, वो भी उन्होंने वो स्कीम लेके आए। फिर वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन थी जो कि वो लाए। तो इससे जो कांग्रेस का एक मुतशद्दिद चेहरा था या रुख था वो सामने आया। तो कांग्रेस की वजारतें थी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक बुनियाद परस्त जो हिंदू नज़रिया है वो उसका प्रचार करती थी। तो ये बात सामने आ गई कि भाई यहाँ तो अगर कांग्रेस का जो नज़रिया है वो हिंदू डोमिनेंस का है, उसमें कोई मुसलमानों का जो है वो ना कोई मफाद है, ना उनके मफादात का ख्याल है, ना रखा जा सकता है। तो जिन्ना साहब इस बात में कन्विंस हो गए कि कांग्रेस जो है वो टोटली इनकेपेबल है कि वो बरे सगीर के मुसलमानों के मफादात का ख्याल रख सके। और ये वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन थी जो उन्होंने अपने तजर्बात से, उन्होंने कांग्रेस के रवैये से, और जब कांग्रेस को हुकूमत मिली और जब कांग्रेस के पास ताकत आई तो वो बिल्कुल ही मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भूल ही गई और उन्होंने उसको बालाए ताक रख दिया। तो जिन्ना साहब कन्विंस हुए और 1940 की फिर ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है ये 23 मार्च की, और उसके बाद तो फिर वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। एक ही मकसद था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो यही एक नारा था, यही एक मकसद था, और उसके लिए एक साइंटिफिक, एक सिस्टमेटिक अप्रोच थी, एक नज़रिया था जिसका उन्होंने प्रचार किया। और मैं जो सिंध के अंदर भी 1938 में कराची के अंदर जो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बहुत क्लियरली ये दो नेशन थ्योरी और उसमें आज़ाद ममलकत के बारे में बात की। लेकिन एक जिसका मैं रेफरेंस दूंगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने एक आर्टिकल टाइम एंड टाइड जो वीकली लंदन का हफ्तेवार मुजल्ला था, उसमें 9 मार्च 1940 में एक आर्टिकल लिखा, और उसमें उनने वाज़ेह तौर पे डिफेंस किया उस आर्टिकल में, जो कि अंग्रेज़ी में था। मैं उसका उर्दू तर्जुमा करके भी आपको बताता हूँ। इसमें उन्होंने ये क्लियर कट लिखा कि ये यहाँ पे चूँकि होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं रहती, डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस नेशन सच एज इंग्लैंड आर वेरी डिफ़िकल्ट और नॉट एप्लीकेबल टू हेट्रोजीनियस कंट्रीज सच एज इंडिया। तो क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, क्यों आज़ाद हमें रियासत चाहिए? बरतानिया जैसी यकसा कौम के तसव्वुर पर मबनी जमहूरी निज़ाम यकीनी तौर पे हिंदुस्तान जैसे मुख्तलिफ़ुल अनवा ममालिक पर लागू नहीं होता। हेट्रोजीनियस ममालिक पे यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे दो बड़ी कौमें हैं, मुसलमान हैं और हिंदू हैं, और वो बिल्कुल होमोजीनियस नहीं। वो अपने मजहबी ख्यालात में
वो अपने रहन सहन में, वो अपने खाने पीने में, सब में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। होमोजेनिटी उनमें नहीं है जो कि बरतानिया में है। और ये सादा हकीकत हिंदुस्तान के तमाम आइनी खराबियों की जड़ है। इसी वजह से सारी जो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो इसी वजह से हो रही हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाली जो पॉपुलेशन कौम है वो होमोजीनियस नहीं है। और ये जो जमहूरी निज़ाम है जिसमें मेजॉरिटी के वोट पे, तो ज़ाहिर जो मेजॉरिटी की कौम होगी वही इलेक्ट होगी, उसी की हुकूमत होगी, तो माइनॉरिटी के हकूक़ का कौन ख्याल रखेगा? अगर इसलिए ये मान लिया जाता है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी और एक छोटी कौम है, तो इस अक्सरियती असूल पर मबनी पार्लिमानी निज़ाम का लाजमी तौर पे होने का मतलब है बड़ी कौम की हुक्मरानी। तजर्बे ने साबित कर दिया है कि किसी भी सियासी जमात का माशी और सियासी प्रोग्राम जो भी हो, हिंदू एक आम असूल के तौर पे अपने ज़ात के साथी, जबकि एक मुसलमान अपने मज़हब के अलंबरदार को ही वोट देगा। तो वो क्लियर कट ये बात कर रहे हैं कि हम एक आज़ाद रियासत का क़याम क्यों चाहते हैं। ये दो कौमी नज़रिया क्या है? हम क्यों चाहते हैं कि अगर बर सग़ीर से बरतानवी जो राज है वो उसको ख़त्म किया जाए, तो क्यों दो मुल्क बना दिए जाएं? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक डेमोक्रेट थे, जमहूरी निज़ाम पे बिलीव करते थे, और वो ये कह रहे थे कि जैसे इंग्लैंड की पॉपुलेशन हो तो होमोजेनियस पॉपुलेशन है, क्रिश्चियंस हैं, एक ही तरह के रंग के हैं, एक ही तरह के नस्ल के हैं, एक ही तरह का उनके रस्म व रिवाज हैं। हमारे तो न रंग हमारा मज़हब और है, हमारे रस्म व रिवाज और हैं, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हेट्रोजीनस पॉपुलेशन है। तो हेट्रोजीनस पॉपुलेशन में अगर इसको एक मुल्क बना दिया जाए, तो जब भी जमहूरी इलेक्शन होंगे तब हर दफ़ा ही जो हिंदू हैं वो हिंदू को वोट करेगा, जो मुसलमान है वो मुसलमान को वोट करेगा। हिंदू अक्सरियत में है तो हुकूमत हमेशा हिंदुओं की कायम होगी, और उस मुल्क में जिसमें कि हिंदुओं की हुकूमत कायम होगी हमेशा, और क्लियर होगा कि हमेशा हिंदुओं की हुकूमत कायम होगी, तो फिर उसमें मुसलमानों के हकूक़, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं किया जा सकता। उनका हुकूमत में शेयर क्या हो? जब वो सियासी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी में कहाँ होंगे, वो फ़ौज में कहाँ होंगे, वो बाकी जितने भी कारोबार में कहाँ होंगे। तो मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस रियासत में, जिसमें कि दो कौमें, एक बड़ी कौम और एक छोटी कौम रहती है। और फिर उन्होंने ये भी साबित किया, जो मुख्तलिफ डायलॉग हुए, डिस्कशंस हुई, उसमें उन्होंने ये साबित किया कि जब ये कांग्रेस की हुकूमत आई है तो ये साफ जाहिर है कि वो हिंदू डोमिनेंस की बात करते हैं। आज भी आप देख लें हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि हिंदू नेशनलिज्म की बात है, मुसलमानों के हकूक़ की बात कौन कर रहा है। तो इसलिए ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल उनके जहन में सारी पिक्चर क्लियर थी, और वो बिल्कुल जानते बूझते मुस्तकबिल को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान का मुतालबा किया था, और उस पाकिस्तान के मुतालबे को जो है वो अमली जामा पहनाया था। हम फिर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम करारदाद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि 23 मार्च 1940 में लाहौर जो रेजोल्यूशन थी, करारदाद पाकिस्तान थी, वो पेश की गई, और उसके बाद बिल्कुल बरसगीर के मुसलमानों का जो नज़रिया था वो बिल्कुल क्लियर था कि हमें एक आज़ाद रियासत ही हमारे लिए काबिल कबूल है। और जैसे मैंने कहा कि इस करारदाद की हिमायत यूनाइटेड प्रोविंसेस से भी हुई, पंजाब से भी हुई, बंगाल से भी हुई, सिंध से भी हुई, NWFP से भी हुई, और फिर बलूचिस्तान के जो रहनुमा थे उन्होंने भी ग्रेजुअली इस जो है वो सफ़र में शामिल हो गए, और उन्होंने भी फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, और वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन की हिमायत में मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो बलोच रहनुमा थे उनकी हिमायत को भी हासिल कर लिया। अब ये वो स्ट्रगल थी
जो कि तकरीबन 7 सालों पे से कुछ ज़्यादा अरसे पे मुहित है, और ये इतनी जल्दी जैसे एक नई रियासत का क़याम, दुनिया में एक नक्शे में तब्दीली और एक मुल्क का ऐड हो जाना, ये मैं समझता हूँ कि जिन्ना साहब की लीडरशिप के बग़ैर हो नहीं सकता था। और मैं आपको इसका पस मंज़र बता रहा था कि जिन्ना साहब जो कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एक यूनाइटेड इंडिया और उसमें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए के बड़े एडवोकेट थे, फिर उनको किस तरह जो है वो नज़रियाती तौर पे दलीलों के साथ अल्लामा इकबाल उन्होंने कन्विंस किया कि ये मुसलमानों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ एक यूनाइटेड रियासत, मुत्तहिदा रियासत में नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर ये सबसे ज़्यादा जो इसमें जनाब साहब को, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बनाने में जो रास्ता हमवार किया वो कांग्रेस का अपना रवैया था। वो कहते कुछ और थे, वो करते कुछ और थे। जब भी उनको वजारतें मिली, जब भी उनको हुकूमत मिली, जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना था, बल्कि वो उन्होंने मुसलमानों को ऑप्रेस करना शुरू कर दिया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़ुद लिखते हैं कि जब कांग्रेस लेड सूबाई हुकूमत बनी तो उसके बारे में जिन्ना साहब लिखते हैं, मुसलमानों पे हिंदुस्तान भर में हमला शुरू किया गया। अब ये जिन्ना साहब के अपने अल्फाज हैं, एन इंडिया वाइड अटैक ऑन मुस्लिम वॉज लॉन्च्ड। ये जब कांग्रेस की हुकूमतें सूबाई हुकूमतें बनी उसके बारे में जिन्ना साहब खुद लिखे। 5 मुस्लिम सूबों में मुस्लिम नुमाइंदा इत्तेहादी वजारतों को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश की गई। ये कोशिशें भी जारी हैं कि कांग्रेस पार्टी के गाने बंदे मातरम को कौमी तराने का दर्जा दे दिया जाए। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेज़ी में ये लिखा था कि बंदे मातरम को एक कौमी तराने का दर्जा दे दिया जाए। तो बंदे मातरम तो खुद ही हिंदू बुनियाद परस्त और नस्ल परस्त तराना है, तो उसको अगर कौमी तराना कर दिया जाए तो आपको समझ आ गई कि मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ एक आज़ाद रियासत के बगैर नहीं हो सकता। और कांग्रेस तो बिल्कुल इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हकीकी कौमी ज़बान उर्दू को हिंदी से बदलने की कोशिश भी की गई। ये जिन्ना साहब लिख रहे हैं जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की, उसके बारे में हर जगह जुल्म शुरू हो चुका है और शिकायत ने इस कदर ज़ोर पकड़ा कि मुसलमान वाइसराय और गवर्नरों से मायूस होकर जो कभी इनकी हिफाजत के लिए कार्रवाई करते थे, पहले ही अपनी शिकायतों की तहकीकात के लिए रॉयल कमीशन का तकाजा करने पर मजबूर हो गए। तो उस वक्त जब ये कांग्रेस लेड सूबाई हुकूमतें बनी तो मुसलमानों को जो उस वक्त के अंग्रेज़ हुक्मरान थे, जो वाइसराय थे, जो अंग्रेज़ हुकूमत की नुमाइंदगी करते थे, वो भी मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाम हो गए। और इतने मज़ालिम मुसलमानों की ज़ुबान पे, उनके कल्चर पे उनके ऊपर किए गए कि मुसलमान उस वक्त ये इस बात का तकाज़ा करना शुरू हो गए कि भाई ये जो मामला है, ये इवन जो वाइसराय है वो भी हिंदू प्रेशर के नीचे आ गया हुआ है, और इसलिए एक रॉयल कमीशन बनाया जाए जो इन सारे मज़ालिम के बारे में तहकीकात करें। तो अब ज़ाहिर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही थी, और दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को तक़वियत मिल रही थी। और ग्रेजुअली जितने इवेंट्स हो रहे थे, जितनी मीटिंग्स हो रही थी, जो कि गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान में भी बहुत लंबी मीटिंग्स हुई, और उसका जो नतीजा है वो बिल्कुल कोई इस तरह का नतीजा नहीं निकला। और जिन्ना साहब अपने इस मौक़िफ़ पे कायम रहे। और फिर जिन्ना साहब ने लिखते हुए ये कहा कि क्या ये बरतानवी लोगों की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान एक मुतलकुल इनान हिंदू रियासत बन जाए? Is it desire of our British people that India should become a totalitarian Hindu state?
ये टोटल जो है वो हिंदू स्टेट बन जाए। एंड आई फील सर्टन दैट मुस्लिम इंडिया विल नेवर सबमिट टू सच अ पोजीशन एंड विल बी फोर्स्ड टू रेजिस्ट इट विद एवरी मीन्स इन देयर पावर। और अगर ये बरतानवी लोगों की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान एक मुतलकुल इनान टोटलिटेरियन रियासत, हिंदू रियासत बन जाए, और मुझे यकीन है कि मुस्लिम इंडिया कभी भी इस तरह की पोजीशन के सामने घुटने नहीं टेकेगा और अपनी भरपूर ताकत से इसकी मज़ामत करेगा। तो ताकत का इस्तेमाल जहां ज़रूरी है अपनी सर्वाइवल के लिए, कि अगर इन्होंने मुतलकुल इनान एक हिंदू डोमिनेंट रियासत का क़याम, जिसमें पूरी ताकत, टोटल पावर जो है वो हिंदुओं के पास हो, वो अगर मुसलमान इसको कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और उसको हर तरीके से रोकेंगे। तो ये जना साहब अब ग्रेजुअली उनका जो कॉन्सेप्ट था फॉर मेकिंग ऑफ a state of Pakistan for Muslims of subcontinent, वो बिल्कुल उसमें क्लियर थे। और अपने इसी मजमून के जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं उसमें जिन्ना साहब ने ये लिखा, while Muslim League irrevocably opposed to any federal objective which must necessarily result in a majority community rule under the guise of democracy and parliamentary system of government, to conclude, a constitution must be evolved that recognize that there are in India two nations who both must share the governance of their common motherland। तो ये आखिर पे उन्होंने जब लिखा कि जबकि मुस्लिम लीग अटल तौर पे किसी भी वफाकी मकसद की मुखालफत करती है और इस जिसका नतीजा लाजमी तौर पे जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की आड़ में अक्सरियती कम्युनिटी की हुक्मरानी की शक्ल में सामने आता है, मुख्तसर ये है कि एक ऐसा आइन तश्कील देना चाहिए जो ये एहसास उजागर करे कि इंडिया में दो कौमें बसती हैं और दोनों के लिए अपने अपने वतन की हुक्मरानी में बराबर का हिस्सा हो। सो उन्होंने इसको कंक्लूड किया अपने मजमून को, जो कि क्लियर डायरेक्शन पाकिस्तान को बनाने की दे रहा था कि ये जो रियासत है जिसके अंदर दो कौमें हिंदू और मुसलमान रहते हैं, ये हेट्रोजीनस कौमें हैं, ये होमोजीनस कौमें नहीं हैं, और यहाँ पे इस रियासत में दो वतन होंगे और हर वतन जिसमें जो कौम रहती होगी, जो अक्सरियती पॉपुलेशन उस रियासत में होगी, वो अपनी रियासत के फ़ैसले खुद करें। तो ये मैं मुख्तसर आपको मैंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन और उसके बारे में, और बिलखसूस चूँकि हम जो तहरीक आज़ादी के इवेंट्स हैं उनके डिस्कस हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू इसमें जिन्ना साहब का किरदार है और उनकी लीडरशिप है, और उस लीडरशिप को कंट्रीब्यूट पेश करना है। तो इसलिए मैंने ये जिन्ना साहब के मजमून का हवाला आपको और उनके जो चीज़ें उन्होंने अपने इस आर्टिकल में लिखी उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है। बहुत सारे लोग जिनका नाम हम इन प्रोग्रामों में नहीं ले सके, वो इस स्ट्रगल का हिस्सा थे और उनके बग़ैर ये मुमलकत का क़याम अमल में नहीं आ सकता था। और ये एक यूनाइटेड एफर्ट थी जो बड़े सगीर के मुसलमानों की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की, अंडर दी डायनेमिक लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने ये एफर्ट की। किसी जगह पे उनके कदम में जो है वो लग़ज़िश नहीं आई और वो बिल्कुल इस्तकामत पसंद और मुस्तकिल मजाज रहे। अपने नज़रिए पे वो बड़े क्लियर थे और उसके लिए उन्होंने मेहनत की, और फिर उस मेहनत के नतीजे में हमें अपना मुल्क पाकिस्तान मिला। और हम इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुनिया का अज़ीम तरीन मुल्क बनाए, आप लोगों को दुनिया की अज़ीम कौम
बनाए और आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इस आज़ादी की नेमत का पूरी तरह कदर कर सकें। तो आज के लिए इतना, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आपको बहुत शुक्रिया।